अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, 13 जमातों पे मुश्तमिल महंगाई जिसमें जांच का सिलसिला शुरू करने की बात की है और साथ में बहुत से सवालात भी उठाए हैं और उन्हें याद करवाया है कि हमारे 3.5-4 साल के अंदर ना तो इस तरह की महंगाई थी, ना ही इस तरह की लोड शेडिंग का सामना था। और ऊपर से जुल्म और सितम यह है कि जो एहतजाज करते हैं मुजाहिरीन, उनके ऊपर आज दिन भर लाठीचार्ज होता। लियारी के इलाके में माड़ीपुर रोड को बंद रखा गया, गिरफ्तारियां भी हुई और वो लोग जो अपना हक मांग रहे थे, लोड शेडिंग से निजात मांग रहे थे, उन्हें रियासती जबर का निशाना बनाया गया। इसकी मजम्मत भी तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इत्तेहादियों की, तो उनके मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद ये साहब ने जो कि चंद वोटों के जरिए ही बनी है। साथ में पंजाब के अंदर नाज़रीन कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपके इल्म में है, गुज़श्ता रोज भी लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका पहुंचा था पीटीआई के लिए दोबारा से करवाया जाए। और सिर्फ यही नहीं, जो वज़ीर हमजा शहबाज साहब हैं जो कि मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वज़ीर आला की सीट पर मौजूद रहें। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ये पैगाम दिया है अपने नून लीग के दोस्तों के लिए और उनका ये कहना है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हम हमजा शहबाज को वोट देंगे, ऐसा मामला नहीं है। हमारे कैंडिडेट परवेज़ इलाही साहब हैं और अगर दोबारा से चुनाव होता है तो हम अपने कैंडिडेट को ही वोट देंगे। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर हम नाज़रीन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आगाज करें, इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की है अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, वो सुनिए। अब लोग क्यों सड़कों पर निकल रहे हैं? लोग ये पूछना चाहते हैं कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। आसमान पे महंगाई पहुंच गई और जो मायशत है वो नीचे आ गई। कौम बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का ज़हन इस्तेमाल करें कि कैसे आप लोगों का बोझ कम कर सकते हैं, बजाय वो करने के आज उनको टेयर गैसिंग की है। जिस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग है, क्या आपकी कोई तैयारी नहीं थी? क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में। आज लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप ये साजिश करके आ गए तो अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और पीटीआई ने किया है। अगर हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था। आज हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ की। इमरान खान साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ होंगे सैयद यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कुछ ही देर में हमें खेलदार साहब भी ज्वाइन करेंगे, नून लीग के रहनुमा। और हमारे साथ आमिर ज़िया साहब हैं, सीनियर तजियाकार। आप सभी मेहमानों को वेलकम कहते हैं। आमिर साहब, आपसे आगाज करूंगा। खान साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी मैंने शौकत, इसके अलावा भी मुतादिद बार न्यूट्रल्स को यह पैगाम पहुंचाया कि मुल्क इस वक्त गैर सियासी सूरत हाल का या सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो सकता है, उससे हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। लेकिन उनको हटाने के लिए तो एक आईनी तरीका ही इस्तेमाल किया गया है, तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाए इस गैर यकीनी का जिसका सामना इस वक्त पूरे पाकिस्तान को है? देखिए, एक बात तुम्हें समझनी चाहिए कि जिस तरह से मामला चल रहे थे, अगर वैसे ही चलने दिए जाते, मतलब देखिए मईशत को कहते हैं ना, ग्रोथ के लिए उसको बहाल रखने के लिए सबसे जो पहली शर्त होती है वो सियासी इस्तेहकाम की होती है। और जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाए और जिससे कहते हैं ना दोबारा से आपको इस्तेहकाम की तरफ जाए, तो उससे परहेज करना चाहिए। उन दिनों में खुसूसन कि जब आलमी जो मईशत है वो चैलेंजेस का शिकार है और उस वक्त आपको एक हैंड्स ऑन अप्रोच चाहिए होती है पाकिस्तानी मईशत को हैंडल करने के लिए। हमने 3 माह जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो आप कह रहे हैं आईनी तरीका है उसमें जाया किए। ज़ाहिर है उस वक्त जो है पीटीआई की नजरें बॉल पे नहीं थी, वो कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है नो कॉन्फिडेंस को मैनेज कर रही थी। वो 3 महीने वहां जाए हो गए, नई हुकूमत आई, उसने 1 महीना जाया किया, जो कुछ वही सही हमारे पास हमारी मईशत में दमखम था वो भी निकल गया। उसके नतीजे में आमिर साहब लगता यही है कि होमवर्क नहीं था, चीजों का अंदाजा नहीं था और बस जल्दी इस बात की थी कि इमरान खान को घर भेजा जाए, तो आने के बाद इनको अंदाजा हुआ है कि सूरत हाल इनके काबू से भी बाहर है। ऐसा ही कुछ हुआ है? ये ऐसा नहीं है, इतने मासूम लोग नहीं है, बहुत तजुर्बेकार टीम है, उन्हें पता था कि क्या चैलेंजेस हैं और ये अगर हम सियासी तरी फैलाएंगे तो क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन बात ही कि जब सेल्फ इंटरेस्ट आपके ऊपर
डोमिनेट कर रहा होता है। सेल्फ इंटरेस्ट मुराद इनका हदफ दो थे, प्राइमरी, वो महंगाई कम करने के लिए नहीं आई है हुकूमत, ये आई थी अपने करप्शन केसेस को मैनेज करने के लिए। देखा कोई काम नहीं किया उन्होंने। सबसे पहले नैब की कानून साजी की। अब नैब जो मसला है मेरे भाई जुनैद साहब, वो 99.99% पाकिस्तानियों का मसला नहीं है, रूलिंग एलीट में भी सबका मसला नहीं है। वो मतलब है कुछ बड़े खानदानों को और उनके जो हवारी है उनका मसला है। तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले उन्होंने वो की, फिर उसके बाद वो ईवीएम के ऊपर चले गए। तो उनका यही काम था कि जी अपनी करप्शन केसेस को मैनेज करें, हम जिसको NRO 2 ऑपोजिशन कहती है उसकी बात करें, और जनाब मतलब है कि इलेक्शन जो अगले हो रहे हैं उसको मैनेज करना होगा। और जब आपके पास इख्तियारात होते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उसका नतीजा कितना भयानक निकल रहा है उसका आप अंदाजा करें। नताइज यकीनन बहुत भयानक है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि जी मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे, मुश्किल वक्त है, हमें बुरी हालत में इकॉनमी मिली है, बुरी हालात में दीगर इदारे मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इस तरह से अवाम की तसल्ली या उनकी तशफ़ी मुमकिन नहीं है। बुखारी साहब आप बताइए, आप एक तरफ कहते हैं कि जी मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो सकता, हमें निकालने की वजह से चीजें मजीद बिगड़ी हैं, साथ में आप ये मुतालबा भी करते हैं कि फौरी इंतखाब होने चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में जो कि इस हुकूमत से भी नहीं संभल रही, आपके पास क्या फॉर्मूला है? अगर फौरी इंतखाबात का मुतालबा मान भी लिया जाए तो आपके पास क्या फॉर्मूला है हालात को काबू करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। हमसे जब हुकूमत छीनी गई और उसके अंदर हम लोगों ने इनको जो ग्रोथ रेट दिया था 5.97% दिया था। हमारे पास जो इंपोर्ट्स हो रही थी और जो ट्रेड डेफिसिट था वो इसलिए था कि आप जाके फैसलाबाद में, कराची में, जहाँ जहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स थी, जहाँ पे हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, आप सबसे पता करें इंडस्ट्री लग रही थी। ये ट्रेड डेफिसिट का जो था 13-14 अरब डॉलर का फर्क, वो अगर प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर वो ट्रेड डेफिसिट से नहीं डरना चाहिए। अगर IMF के पास कोई जाता है या कर्जे लेता है, वो कर्जे लेना बुरी चीज़ नहीं है, इस्तेमाल किधर होते हैं। देखिए अगर बांग्लादेश और इंडिया के पास इतना सरप्लस है, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो कैसे हुए? क्योंकि उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था। वो तब भी हो सकता है जब आपके इंडस्ट्रियल बेस इतना स्ट्रांग हो, इतना कॉम्पिटिटिव हो कि वो दुनिया में हर किसी का मुकाबला कर सके। वो हमने किया। आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी 27% ईयर ऑन ईयर, और इस साल की जो ग्रोथ थी 9.4% थी। ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि आपकी मईशत ग्रो कर रही है। आपका एक्सपोर्ट्स 30 अरब डॉलर से 10 महीने में क्रॉस कर गया। आपका जो शुमारा बता रहे हैं वो तस्लीम भी कर लिया जाए तो बुखारी साहब जो शेख रशीद साहब का ये बयान है, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। शेख रशीद साहब जो कहते हैं कि जी खान साहब को पहले ही पता था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है। खान साहब खुद भी कहते हैं कि उन्हें 1 साल पहले साजिश का पता चल चुका था और ये बारूदी सुरंगें इसीलिए बिछाई गई हैं। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी सियासत को तरजीह दी, रियासत को नहीं दी। देखें, हम आपको क्लियर कट कह रहे हैं ना, जो ये बारूदी सुरंग जिसको कहते हैं ना, वो कहते हैं जो पेट्रोल का प्राइस कम किया और डीजल का प्राइस कम किया और जो बिजली के 5 रुपए पर यूनिट कम किए। हम लोगों ने उसका बाकायदा आपको अकाउंट दिया है कहां से ये पैसा पूरा होना था कि PSDP के जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स थे उनको स्लो करना था, वहां से बचत आती, फिर जो पंजाब में और KP में सरप्लस था वो यहां पे इस्तेमाल होता। तब तक हमने अपनी रिफाइनरीज को भी रूस के साथ, क्योंकि बात खत्म हो चुकी होती और तेल हमारा रूस की तरफ से आना था, रिफाइनरीज को हमने बोला था कि तुम अपने रूस के तेल के लिए अपने आप को जो ऑल्टरेशन है वो जल्दी से कर लो ताकि रूस का तेल आए। लेकिन रूस का मामला तो बिल्कुल भी इमेच्योर था, उस पर तो कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं हुई थी। सिर्फ एक खत, वो भी आपकी हुकूमत खत्म होने से 3 दिन पहले लिखा गया हुई थी ना। हम देखें पहले कदम से शुरू होती है, बड़ी से बड़ी एग्रीमेंट पहले कदम से शुरू होती है। आप पहला कदम लेके जाते हैं, आप नियत शो करते हैं कि हमें चाहिए, हमने खरीदना है। आपको प्रॉब्लम कहां पे आया? ये प्रॉब्लम वही है जो इराक में आया, जो सीरिया में आया, जो लिबिया में आया, कि आप अमेरिका से थोड़ा सा हटके आप वो लोग डॉलर के बजाय तेल यूरो में बेचना चाहते थे। यहां पे हम सिर्फ अमेरिका की तरफ देखने के बजाय हम रूस की तरफ देख रहे थे। ये चीज अमेरिका को कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती, लेकिन जो चीजें हमारे मफाद में होगी हमें वो फैसले करने। लेकिन बुखारी साहब वही बात जो खान साहब ने आज की है, जो खान साहब कह रहे हैं कि जी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से चीजें मजीद खराब हुई हैं। अगर अभी दोबारा से इलेक्शन होंगे तो उसमें दोबारा से डिले आएगा, IMF का जो कर्जा मिलना है वो मिलने में देर हो जाएगी और उसके बाद फिर मजीद बहरान होगा। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए मैं आपको बताता हूं, ईरान के ऊपर 50 साल से पाबंदियां लगी हुई हैं। ईरान के पास तेल वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ईरान को कोई IMF वगैरह का कर्जा नहीं मिल रहा है। ईरान मर गए?
खुदा का वास्ते अपने पाँव पे खड़ा होना सीखे। हम लोग इन लोगों की इस किस्म की बालादस्ती से निजात चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं, हम अपने फैसले खुद करें। यहाँ पे पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, वहां पे जब रियासत की बात है, हम लोग एक दफा अमेरिका की इस किस्म की चीजों से आजाद हो जाएं। आप देखें, हुसैन हक्कानी बोलता है कि आप इसराइल को मान लें, कोई बुरी बात नहीं है। नजम सेठी कहता है कि आप मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ, बुखारी साहब मौका दीजिएगा, ताल्लुकात सही कर लें। आप इनकी दिमाग माइंडसेट देख रहे हैं। फिर हम लोग कर क्या रहे, हम लोग जब भी बात करते हैं, अभी कोयला ये लोग अफगानिस्तान से ले रहे, अरे यार जब तुम लोग आए थे उस टाइम पे तुम लोगों ने नहीं काम किया हुआ था, जब मईशत पीटीआई बकौल इनके तबाह कर दी हम लोग को, ठीक है, तब आप लोगों की कोई बुखारी साहब जरा मौका दीजिएगा, मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ। खेलदार साहब, लोगों ने तो कोई होमवर्क नहीं किया था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं बिल्कुल आमिर साहब से एग्री करता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओज लेने के चक्कर में थे। ये जो बेचारे मारे गए हमारे वो गरीब जो मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें थे, जिनको हार्ट अटैक्स हुए, मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए, देखना चाहिए। चले मैं दोबारा से इस पर बात करता हूं। खेलदार साहब, किया गया ये सारे हार्ट अटैक के साथ हुकूमत जो कि 13 जमातों पर मुश्तमिल है, बुखारी साहब जरा मौका दीजिएगा, नथिंग एल्स। ठीक है, बुखारी साहब मौका दीजिएगा। खेलदार साहब, जो आपकी हुकूमत है उसमें तजुर्बाकार लोग हैं और आप लोग जिस मकसद के लिए आए थे वो यही था कि महंगाई को कंट्रोल करना है, लेकिन लगता है कि महंगाई ने आपको कंट्रोल कर लिया है। खान साहब की बात अगर सियासी बयानात ही है, लेकिन उसमें हकीकत तो दिखाई देती है कि उनके 3.5-4 साल में इतनी लोड शेडिंग, इतनी महंगाई नहीं थी। तो फिर आप लोग क्यों आए अगर यही सब कुछ करना था? बड़ी मेहरबानी। देखें, बात ये कि लोड शेडिंग कोई 2 महीने से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें सारी बिजली गायब हो गई है हमारे आने से और सिस्टम में बिजली नहीं है। ज़ाहिर ही जब हम आए थे उस वक्त 8-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। थोड़ी गर्मी ज़रूर कम थी, मार्च का महीना था, अब गर्मी ज्यादा हुई है। लेकिन 3.5-4 साल में भी तो यही इंडस्ट्री थी, यही लोग थे, यही डिमांड सप्लाई थी, यही कारखाने थे। खेलदार साहब, मैं यही कह रहा हूं, जब नवाज शरीफ, हम 18 में गए हैं, 17 में नवाज शरीफ साहब गए, शाहिद खाकान ने गए, तो हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म करके गए थे। हम इनको बिजली भी दे के गए थे, हम इनको पुरअमन पाकिस्तान भी दे के गए थे, हमने इसको अच्छी मईशत भी दे के गए थे। इन तीनों चीज़ों में इन्होंने बिगाड़ लाया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने इस ना पावर जनरेशन में कोई काम किया, ना मईशत में काम किया, ना कोई और काम किया। ये सिर्फ वही कर रहे जो आज हमारे बुखारी साहब कह रहे हैं कि एनआरओ दे दिया। वही राग पहले भी जब हुकूमत में थे, आज जब अपोजिशन में आए हैं तो यही एनआरओ की बात कर रहे हैं। पहले ये बताएं मुझे कि एनआरओ किसको देना है, एनआरओ कौन देता है, वाजे करें ना, कौम को बताएं तो एनआरओ है क्या, कौन दे रहा है, किसने दिया है, कौन सा एनआरओ मिला है। आज भी हमारे वजीर आजम और वजीर आला पंजाब, बाकी हमारी लीडरशिप, तमाम जो केसेस इन्होंने झूठे बनाए उनको भुगत रहे हैं। ये नहीं कि हम अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं, वो फैसला अदालतों में होना है, वो जो भी इन्होंने झूठे केसेस बनाए। मगर आप देखें, इन केसेस बनाने से इनकी इंतकाम लेने से आज मुल्क कहाँ पहुँच गया है। कल ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, 4 साल इनकी हुकूमत में कोई काम नहीं हो रहा था इस मुल्क में। तो ये सारा जो बिगाड़ था इनका था। हम तो दुरुस्त करने के लिए हमने, हमारा वजीर आजम कोई जाके 12 बजे नहीं उठता है, वो 7 बजे आ जाता है, वो 20 घंटे काम कर रहा है। तजाद बहुत ज्यादा है, कोई एनर्जी का जो क्राइसिस है उसके खात्मे के लिए काम कर रहा है, वो जो मईशत तबाह हो गई है। अच्छा, आईएमएफ, ये इन्होंने तो वजीर आजम ने कहा था, इमरान खान ने, कि मैं आईएमएफ में नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। तो वो उसने खुदकुशी तो नहीं की, आईएमएफ में गए और आखिर में भी जो आईएमएफ का मुआहदा ये करके गए हैं। और ये महंगाई का जिन इनकी हुकूमत में काबू नहीं था, हम उसको कोशिश कर रहे हैं उस जिन को बोतल में डालें। और ये जो इनके ज़ाहिर जो रियासत का जिन को बोतल में बंद करने की बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं, आईएमएफ से अगर मुआहदा किया है तो पाकिस्तान है वो बहुत तबाही की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या इस महंगाई को, इस लोड शेडिंग को और दीगर चैलेंजेस को काबू करने का कोई फॉर्मूला इस हुकूमत के पास है? और इसके साथ साथ पंजाब में जो सूरत है, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आमिर साहब, दो चीजें आपसे जाननी है। एक तो खान साहब बार बार न्यूट्रल्स का कहते हैं कि उनकी तरफ से अगर रोका जाता तो ये सब कुछ ना होता और मईशत तबाह ना होती, रिजीम चेंज ना होती। एक तो इस पे बताइएगा कि क्या वाकई में उनका कोई किरदार था या अब हो सकता है। दूसरा, ये जो बात हो रही है कि एहतजाज किया जाएगा और एहतजाज के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, आपको लगता है कि 126 दिन के धरने से तो हुकूमत खान साहब माजी में नहीं गिरा सके थे, इन एहतजाजों से या धरनों से कुछ कर पाएंगे इस बार खान साहब? देखिए, एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले 8-10 साल से जो एंटी करप्शन नैरेटिव था वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का था, जहाँ पे डायरेक्ट कश्मीर पे एक बड़ा मजबूत मौक़िफ़ हमेशा से रहा है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, भारत के हवाले से हमारा एक रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे रहा है। तो डोमेस्टिक सतह पर एंटी करप्शन नैरेटिव जो था वो इसका था, एस्टेब्लिशमेंट का था, जिसको उनके बहुत सारे सियासी जो उनकी तरफ देखते थे, एडमायरर्स थे, उन्होंने इसको अपनाया। अब महसूस ये हो रहा है कि क्योंकि एंटी करप्शन नैरेटिव था और ये पूरी जो लीडरशिप है पीडीएम की, खुसूसन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा है और नून लीग के, उन पे तो इन लोगों ने खुद एक दूसरे पे केस बनाए थे। ज्यादातर जो केसेस बने हुए हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए थे। अब इन दौर में क्लोजर होना था। अब जो लोग महवे हैरत हैं या लोग जो मतलब है कि बाय डिफॉल्ट तनकीद कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, उसकी वजह ये उन्हें ये महसूस हुआ है कि जनाब उनकी जो खामोशी है उसकी वजह से वो लोग बरसरे इक़्तिदार आ गए कि जिनके ऊपर खुद इनको आईना दिखाने में एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो पेश हुआ करती थी। तो ये मेरे ख्याल में एक लोगों को दुख है या रद्द अमल है या एक तरह का एहतजाज है, जिसको आर्टिकुलेट इमरान खान भी करते हैं। लेकिन उस दुख की वजह से, उस एहतजाज की वजह से आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, मैं समझता हूँ। देखिए, बात ये होती है कि जो इदारे हैं हमारे बशमूल पाकिस्तान फौज, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान फौज जो है वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन इदारा है और उस पर लोग बहुत एतमाद करते हैं और उसका एक अवाम से रब्त है। तो अवाम की राय को वो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, पब्लिक परसेप्शन को, ये हो नहीं सकता। और वो सिर्फ मैं पाक फौज की बात नहीं कर रहा, दलिया भी हो गई, और ये नहीं क्या होता कि अवामी राय को बड़ा फैसला करते हैं। लेकिन बात ये होती है कि मुल्क में अगर आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए, मईशत की बहाली के लिए सियासी इस्तेकाम शर्त है, तो मैं समझता हूँ हमारे सारे इदारे जो हैं वो इस बात को ज़हन में रखेंगे कि जो भी फैसला करें वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का फैसला होना चाहिए। वो फैसला किसी खानदान के लिए, किसी फर्द के लिए, ना इमरान खान के फायदे के लिए हो, ना नवाज शरीफ के खानदान के लिए हो, ना जरदारी के, वो पाकिस्तान के फायदे के लिए हो। फिर आप पाकिस्तान के लोगों में इस वक्त जो मैं मायूसी देख रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोगों में, वो समझ रहे हैं कि जनाब इस मुल्क में कैसा दोबारा मतलब है कि माजी की तरफ हमने छलांग लगा दी है और हम 90 की दिहाई में जा रहे हैं। वो लोग जिनको ट्राई टेस्टेड एंड फेल कहा जाता था वो बरसर इक़्तिदार आ गए। अब अगर मुझे आप एक मिनट दें, भाई अगर नून लीग को आना ही था तो दुनिया में कहाँ होता है कि बाप जो है वो वज़ीर आज़म बने और बेटा जो है वज़ीर आला बने। बिल्कुल सही है। अच्छे लोग थे, किसी और को सामने लेकर आते। बात ये होती कि ये लोग भी अपना रवैया बदलने को तैयार। ये इंतहाई अहम पॉइंट है। मैं ये चाहूंगा कि इस पे मजीद बात हो कि वालिद साहब अगर वजीर आजम है और बेटे वजीर आला पंजाब है और दोनों को इस चीज की फिक्र है कि उन्होंने अपनी हुकूमत बचानी है, तो फिर फोकस किस तरह से असल मसाइल पर हो सकेगा। बुखारी साहब ये बताइए, खान साहब बार बार तस्करा करते हैं कि अगर इनकी लूटी हुई दौलत इन चोरों डाकुओं की मुल्क में आ जाए तो मुल्क के मसाइल का खात्मा मुमकिन है। जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी है वो कमी पूरी हो सकती है। 3.5-4 साल में आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सके, इनकी दौलत वापस क्यों नहीं ला सके? देखें, एक तो ये कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ है ना, जैसे FIA हो गई, ये वाइट कॉलर क्राइम सबसे मुश्किल है पकड़ना, और फिर इनको ऐसा डेग्रीगेट किया गया, इनकी सलाहियत कमज़ोर की गई कि नाअहल लोगों को भी बीच में अपने मामे चाचे के पैसे लेके लोगों को भर्ती किया गया। अभी आप देखें, एक अच्छा अफसर था, वो बेचारा जैसे भी फौत हुआ, हार्ट अटैक से फौत हुआ, और बाकी भी सारे हार्ट लेकिन शहजाद अकबर साहब तो माशाल्लाह जिंदा हैं और उन्होंने काफी काम भी किया इस बारे में। ये हम क्यों ना कर सके? हम अभी तक इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो चपरासी बेचारा और वो दूसरा, वो सारे फौत हो रहे। देखें, 50 साल से हुकूमत है सिंध में पीपल्स पार्टी के पास, बीच में थोड़े से दौर आए जिसके अंदर फौजी हुक्मरान आए। आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी ने क्या ऐसा काम किया है जिससे कराची को, एक जो दुनिया का बड़ा और खूबसूरत शहर था, उसको उसके उस वकार को बुलंद और किया? नहीं किया। एक मिलिट्री डिक्टेटर मुशर्रफ ने आके किया उसको बेहतर। अभी हमारी बदकिस्मती ये है ना कि हमारे ये जो बाप और बेटे वाली बात हो रही है, ये लोग एक जमहूरियत के लिबादे में ये डिक्टेटर्स हैं
ये वो हैं कि जो इनकी पार्टीज के अंदर खुदा गवाह के लोग बात नहीं कर सकते इनके सामने, वो जो बात कर दे इनका वो कहते हैं ना कि सांस रुक जाता है। अगर किसी के अंदर जुर्रत है बोले कि भाई PMLN के अंदर और कोई एल बंदा नहीं है, मतलब यही दो अरस्तू हैं। आप ये देखें कि ये जितना इनका वो था कि एज चीफ मिनिस्टर बड़ा जबरदस्त और कामयाब, लेकिन ये अलमिया तो सारी पार्टियों का है। बुखारी साहब, हम देखते हैं कि खान साहब को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया जाता है, यही मामला दीगर जमातों के साथ भी है। तो ये तो सारी मुश्तरका एक मसला है पाकिस्तान की सियासी PTI के अंदर। देखिए जुनैद, एक बात सुने, PTI के अंदर आप PTI से पता कर ले, हमारे जो मेंबरान बैठते थे, हमारे लोग खान साहब के सामने अपना इतराज करते थे, मतलब मैं खुद करता था और मैं डायरेक्टली कहता था कि किस में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो पुराने पायनियर्स हैं PTI के, हामिद खान साहब हो, उनका ग्रुप हो, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इंतखाबी अमल के ऊपर। खैर, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। खेलदास साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल, जुनैद एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड कर लें, बात मुकम्मल करें। एक सेकंड देखिए, मैं जो बात आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि इन लोगों ने जिस तरीके से मेरे भाई आमिर ने बात की, अगर बंदा अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में लग जाए, वो काम करेगा कि जिससे रियासत को नुकसान होगा। ठीक है, इनकी आप लंदन में चले जाएं, नॉर्थ लंदन में जाके नवाज शरीफ के बेटों की प्रॉपर्टीज देख लें, उनकी एवनफील्ड अपार्टमेंट देख लें, सऊदी अरेबिया में मिले देख लें। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि आप लोग क्यों ना ला सके लगाने की क्या। चले, मैं दोबारा से आता हूं आपकी तरफ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं खेलदास साहब से सवाल पूछूं, मैं आपको किया सऊदी मिलों में, ठीक है, मैं आपको याद करवाता हूं कि इस हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी 30 जून तक लोड शेडिंग को 2 घंटे तक लाया जाएगा। लेकिन अब जो ताजा बयान आया है वजीर आजम शहबाज शरीफ का, वो कह रहे हैं कि जुलाई के अंदर मजीद भयानक लोड शेडिंग के लिए तैयार रही है। उनका क्या कहना है, पहले वो सुनिए। मुश्किलात बहुत हैं। अब जुलाई में चूंकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले जुलाई से, इंशाअल्लाह अफगानिस्तान से कोयला आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। तो खेलदास साहब, या तो आप लोगों की तैयारी नहीं है या जज्बात में आके वक्त से पहले बयान दे दिए जाते हैं और फिर उन वादों पे अमल नहीं हो पाता। अब बजाय इसके कि आप 2 घंटे तक लोड शेडिंग को लाते, मजीद लोड शेडिंग की नवीद सुनाई जा रही है। और आपका तो ताल्लुक भी कराची से है, जिस तरह से आज दिन भर एहतजाज करने वाले लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, आंसू गैस की शेलिंग की गई। ये सुलूक बनता है पाकिस्तान की आवाम के साथ जो अपना हक मांग रहे हैं? देखें, बिल्कुल नहीं बनता। अवाम का हक है कि उनको बिजली मिलनी चाहिए, उनको लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए उनके पास। बात यह है कि ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि कोई सियासी पार्टी, कोई पाकिस्तान का कोई और स्टेक होल्डर हमें ये ताना ना दे कि लोड शेडिंग इनकी वजह से है या ये कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान में 11,500 नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग इस सिस्टम में बिजली पैदा की। लेकिन माजी से निकल के हाल की बात कीजिए, वसाइल पैदा के हालात बहुत बुरे हैं। आज भी पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। जो वजह है वो हमें समझनी पड़ेगी कि इस मुल्क में LNG नहीं थी। LNG के जो मुआहदे थे इन्होंने खत्म कर दिए, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में हुए। उसके बाद यहाँ न तेल था, न गैस था, न कोयला था। तो ये सारी चीजें हमने मुहैया करनी है, उसके लिए वसाइल चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये काम वजीर आज़म पेट्रोल के ऊपर आपने 150 रुपए से उसको 234 235 तक पहुंचा दिया है। बिजली के फी यूनिट इजाफे के अंदर हर महीने उसमें इजाफा हो रहा है। अभी कल ही 8 रुपए उसमें इजाफा किया गया फी यूनिट की बात कर रहा हूं। मुझे बताएं 120 अरब हर महीने हम कहां से सब्सिडी दें और कहां से महंगा तेल खरीद कर जो है तेल सस्ता बेचें। अगर इनके पास अगर वो सब्सिडी के पैसे थे, वो आज भी हमें बता दें कहां रखे गए हैं कि इमरान खान के जो जहां सब्सिडी दे रहे थे। तो मेरे भाई ये चीजें नहीं थी। यही हम उस वक्त कहते थे कि ये नायल है, नालायक है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि आपके वजीर खजाना नाकाम हो गए हैं मैशत संभालने में? ये तो तस्लीम करेंगे। आज हम देख रहे हैं जो ये सारी चीजें इनकी नालायकियों की वजह से। हम तो ये कोयला भी ला रहे हैं, LNG भी ला रहे हैं, हम तेल का भी बंदोबस्त कर रहे हैं,
हम पैसों का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो यही हमारी सलाहियत है और इंशाल्लाह हम आवाम को झूठ नहीं बोलेंगे, हम आवाम के सामने सारी चीजें रख रहे हैं। हमने कोशिश की, मगर सिस्टम 22,000 मेगावाट 35,000 भी अब बिजली बना सकते हैं, मगर इनके कारखाने बंद थे। कारखानों को चालू करने के लिए सब चीजें चाहिए, तो वो टेक्निकली ये चीजें देखनी पड़ेगी और हम नहीं चाहते कि और इस मुल्क में लोड शेडिंग का चाहिए हालात को करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं ग्राउंड पे सूरत हाल, तो एक बार फिर से इसाक डार साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि मिफ्ता इस्माइल साहब नाकाम हो गए मईशत संभालने में? इससे जुड़ी दीगर जो हम चीजें हैं और अहम मामलात हैं उस पर मजीद नाज़रीन बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है पंजाब में क्या होने जा रहा है? और अभी तक जो रिमार्क सामने आए आज की समाअत के मौके पर लग रहा है कि दोबारा इंतखाब का कहा जाएगा। ऐसी सूरत में हमजा शहबाज को फायदा हो सकता है या नुकसान? देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है नून लीग के लिए और हमजा शहबाज साहब के लिए। एक तो पहले ही समझना चाहिए कि जाहिर है कि जिस तरह से उस कहते हैं ना अमल को, जिस तरह से तब्दीली लाई गई वो खुद मुतनाज़ा है, चाहे वो विफाक में हो चाहे सूबे के अंदर हो, कि वोटों की खरीदो फरोख्त के जरिए अगर आप जो है बरसर इक़्तिदार आ रहे हैं, उसके बारे में तो मौजूद अदालत फैसला कर चुकी और उन जिन लोगों ने फौजदारी तब्दील की थी उन्होंने भुगता उसके नतीजे में। अब आगे चल के फिर दूसरा नतीजा जो पीटीआई के हक में आया कि जी 5 रिजर्व सीट्स पे उनके लोग जो है वो आ रहे हैं, तो ये सब चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि अब इदारे जो है वो चीजों को कहते हैं ना कि कानून और आइन के मुताबिक रिव्यू कर रहे हैं और उसमें यहाँ पर भी कहीं झोल नजर आएगा। मुझे लगता ही है कि उसमें क्योंकि जिस तरह से तब्दीली लाई गई कोई उसकी वो बनती नहीं थी, लेजिटिमेसी नहीं बनती। अभी जो सबसे बड़ा सवाल है हुकूमत के पास दोनों तरफ वो है कि जिसके जायज होने पे, लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन मार्क है। विफाक में आप देखें एक नामुकम्मल कौमी असम्बली है, 120 अरकान उसमें नहीं जा रहे, उसमें जो भी कानून साजी होगी मुतनाज़ा होगा, जो भी फैसला होगा मुतनाज़ा होगा और वो उसमें आप खुद देखें कि इत्तेहादी जो है कितने नाला है उससे। तो वहां पर हमेशा हम कहते थे मैं इत्तेहादियों वाले मामले पे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आमिर साहब ये जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं इन्हें वोट का हक ना देने का फैसला मुतवक्के है, आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला है? क्योंकि वो भी तो मुनहरिफ अरकान में शामिल है। बात ये होती है कि जो मुनहरिफ अरकान के लोग हैं उन और फर्ज करें कि अगर वो पीटीआई अपने लोग नॉमिनेट करती है तो उनको तो वो हक मिलेगा, लेकिन अगर ये वो वाले मुनहरिफ अरकान है कि जी जिन्होंने मतलब अपनी वफादारियां बदल दी, उस पर तो अदालत ने फैसला कर दिया अपना और जाहिर है कि पार्टी जो कहेगी कि हमें रिप्लेसमेंट चाहिए क्योंकि वो पार्टी की सीट्स होती हैं, तो पार्टी जिनको भी नॉमिनेट करेगी जाहिर है वो अपने लॉयलिस्ट को करेगी, वो इन लोगों को तो मौका नहीं देगी दोबारा से। बिल्कुल तो ये हमें समझना चाहिए कि और ये एक बड़ी गलत रिवायत पड़ रही है। कल को इसी तरह से बिल्कुल फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर की तरह बोलियां लग रही होंगी हर डिशेस के ऊपर कि जी फला को फला बनाने के लिए इतने दौलत खर्च करनी है, भी यही होता है हमारे यहाँ, लेकिन ये और ज्यादा भयानक तरीके से हो रहा है जो हमारे रियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। छोड़े आप सियासी जमातों को, रियासत के लिए खतरा है क्योंकि लोगों का निजाम पर से इत्मीनान उठ गया जी, लोगों का एतमाद उठ गया। बुखारी साहब, अभी बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि आपकी जो दरखास्त थी उसे तस्लीम कर लिया गया, इलेक्शन को मुतनाज़ मानते हुए दोबारा इलेक्शन का फैसला मुतवक्के है, लेकिन अगर मखसूस नशिस्तों पे जो अरकान थे उन्हें वोट का हक नहीं दिया जाता तो फिर तो अददी बरतरी हमजा शहबाज के पास रहेगी और वो फायदे में रहेंगे इस दोबारा इंतखाब में। जुनेद, वो आपका जो सवाल है वो बुनियादी तौर पर गलत है। अच्छा, वो कैसे? बुनियादी तौर पर इसलिए गलत है कि वो इसलिए गलत है कि अगर ये मखसूस नशिस्तों पे कोर्ट ऑर्डर करता है और वो पुराने बंदे नहीं आते, वो जो डी सीट हो गए वो नहीं आ सकते, जो नेक्स्ट इन लाइन जो हमारी 3 खवातीन और 2 हमारे अक़लियती नुमाइंदे आएंगे और अगर कोर्ट उन्हें इजाजत नहीं देती वोट का हक इस्तेमाल करने की, तो आपको लगता है वो भी गलत फैसला होगा? फायदा कोई नहीं है देने का ना जी। अगर कोर्ट इजाजत नहीं देती इन मखसूस नशिस्तों के अरकान को भी आपके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बावजूद, तो वो भी गलत फैसला होगा आपके ख्याल में? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है ना। आपका होता यह है कि जैसे भी आपकी मखसूस नशिस्त की सीट खाली होती है, जिस वजह से भी खाली हो, फौरन इलेक्शन कमीशन को अगले बंदे का नाम अनाउंस करना चाहिए और नोटिफिकेशन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, वो नून लीग के को मदद कर रही थी इसमें कि जितना लेट होगा तो हमजा का जो गैर आईनी इलेक्शन है उसको ताकि तस्लीम किया जाए कि जी अक्सरियत है। लेकिन बुखारी साहब, आज तो खुद कोर्ट ने सवालात उठाए हैं ना, आज तो खुद कोर्ट ने इस मामले पर सवालात उठाए कि नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी उन 5 मखसूस नशिस्तों के अरकान को वोट का हक नहीं दिया जा सकता। ये कोर्ट की राय है। ये आज जो कोर्ट रोक नहीं सकता किसी वजह से, क्योंकि आपको आइन हक देता है। कोर्ट आइन से बड़ा तो नहीं है ना,
कोर्ट ने आइन के मुताबिक चलना है, तो आइन हक देता है तो कोर्ट तो ये फैसला दे ही नहीं सकता अनलेस कोर्ट ये कर रहा है कि पीटीआई को भी खुश कर लो और नून का भी वजीर आला बनने दो, तो ये हो नहीं सकता। अगर ऐसा फैसला आता है सुबह तो आप उसे तस्लीम नहीं करेंगे, उसे चैलेंज किया जाएगा? नहीं, वो ऑब्वियसली चैलेंज करेंगे। देखिए, गैर आईनी चीज को चैलेंज करना तो वो नून का भी हक है, पीपल्स पार्टी का भी हक है, हमारा भी हक है, हर किसी का हक है, हर शहरी का हक है। देखिए, वो गलत होगा, हो नहीं सकता। कोर्ट दोहरा फैसला नहीं दे सकती और इसके अंदर बहुत क्लियर है, जब हमारे बंदे 5 आ जाएंगे तो हमारे पास अक्सरियत हो जाएगी। ठीक है, एक बंदे से हमारे पास 168 है प्लस 5 173 173 हो जाएंगे, इनके पास 172 है। वो चीज ही गैर आईनी हुई। ठीक है, आपके ख्याल में ये गैर आईनी इकदाम होगा और गवर्नर ने ऑर्डर इस फैसले को अगर ऐसा फैसला आता है तो आप चैलेंज करेंगे? खेलदा साहब, मैं एक ब्रेक नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब जानेंगे खेलदा साहब से। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खेलदा साहब, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पे नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रहा? इसे कर देना चाहिए और इसकी वजह से तो आपके ऊपर मिली भगत के और साजिश के इल्जामात भी लग रहे हैं कि आपस में इनका गठजोड़ हो चुका है। देखें, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, इसमें हुकूमत का कोई या हमारा PMLN का इंटरफेयर नहीं है। जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करता है वो तमाम पार्टियों को कबूल करना चाहिए। मेरा एक सवाल है बुखारी साहब से भी, बाकी मैं कौम से भी सामने रखना चाहता हूँ। देखें, ये जो अदम एतमाद का जो हम लाए हैं नेशनल असम्बली में और पंजाब में हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। आइन हमें इजाज़त देता है, दुनिया में ऐसे होता है, जमहूरियतों में ऐसा होता है, कई मुल्कों में 2-3 दफ़ा ऐसा नो कॉन्फिडेंस आता है। मैं इनको कहता हूँ कि हमने जो आइन के तहत आके हमने हुकूमत संभाली है, आप आके अपोजिशन करें। आप कौमी असम्बली से भाग गए हैं, आप अपने अवाम की जो आपको नुमाइंदगी अवाम ने दी, आपको जो भी वोट बैंक आपको मिला या लाया गया, उसको आप वहाँ छोड़ के आप आ गए। आप बाहर आके आप 12 करोड़ अवाम पंजाब की, उन्होंने क्या कसूर किया है? आपका क्या कसूर किया है? साहब, उन्हें वापस आने की दावत दे रहे हैं, आपके अपने इत्तेहादी आपसे नाराज हैं, वो जाने की बात कर रहे हैं वापस। पहले उन्हें तो मना लीजिए। बात यह है कि जो भी MNA होता है उसके हल्के के मसाइल भी होते हैं, उनके जो वो चाहते हैं कि हमारे काम भी होने चाहिए। काम तो बिल्कुल होने चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ पे धांधली का इल्जाम लग रहा है। ये जो सिंध के अंदर धांधली हुई है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, ये सिंध में धांधली को किसने करवाई है? के मसाइल हैं या उनके जो हल्कों के मसाइल है, वो ज़ाहिर है इस कौमी असम्बली के फ्लोर पे ही करेंगे। यही जमहूरियत है। मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब ने क्या कसूर किया है, जो 12 करोड़ अवाम का क्या कसूर है कि इनकी नाम मानने से या इनके फर्क तो नहीं पड़ेगा। आइन उनको हमजा शहबाज साहब को वजीर बनाया, इजाज़त दी है। आइन ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को बनाया, हमारी हुकूमत है। तो अगर इनको लगता है कि हमारे खुश नहीं है, आज भी मैं इनको कहता हूँ आप आ जाएं कौमी असम्बली में, आके सामना करें। तो यही फोरम है ना, इसी पे अगर आप बाहर बैठ के बात करेंगे, एहतजाज करेंगे, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम जानती है, मुस्कुरा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम जानती है। अगर हमने मुश्किल फैसले किए, पाकिस्तान के जो साहिब हैसियत लोग वो उसको तस्लीम करते हैं। आम आदमी को हमें रिलीफ देना है, आम आदमी गरीब आदमी को हमें सोचना है, तो हम हुकूमत काम कर रही है। बाकी अगर ये जो ऑफर है, बार-बार आपको हुकूमत बुलाती है, मिसाल की दावत दी जाती है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो आप लोग क्यों नहीं इस ऑफर को तस्लीम कर रहे ताकि मिलकर मसाइल का हल तलाश किया जाए? ये आप उससे सवाल कर रहे हैं? जी बुखारी साहब। अच्छा, दूसरी हम जो मेन बात है, देखिए ये कोहिस्तानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक आईनी तरीका इख्तियार किया, नो कॉन्फिडेंस मूव ये लाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम कहते हैं जो साजिश अमेरिका ने इनसे करवाई और जिसके अंदर मुदाखलत हमारे सारे इदारों ने बीच में शमूलियत की, वो इस मुल्क में होना नहीं चाहिए था। फिर अब ये रोते हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, फिर इन संभाली क्यों? ये आखिर में आमिर भाई वाली बात है कि इनको सिर्फ NRO के लिए ये लोग बिल्कुल तड़प रहे थे। फिर ये बात करते हैं कि हम नेशनल असेंबली से भागे नहीं, हम इनकी हैसियत कबूल नहीं करना चाह रहे। पंजाब के अंदर अगर एक नाअहल बेटा आके बैठ गया है, वो नाअहल बेटा समझता है कि मैं बाप की वो कुर्सी को मैं संभाल लूंगा, नहीं संभाल सकते ये लोग। मैं जो बात इनको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कोई तबाही नहीं होती है। इलेक्शन से जो फिर कहते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन के हर फैसले को माने, फिर 2018 वाले इलेक्शन कमीशन के फैसले क्यों नहीं माने?
वो तो ये लोग नहीं मानते थे, वो सिलेक्टेड। तो अगर अभी हम इनको ये कह रहे हैं कि आपके इलेक्शन कमीशन अभी भी आपके साथ मिलके, ये तो आपके लाहौर हाई कोर्ट ने बता दिया कि भाई उन 5 को तुम लोग फौरन उनकी नोटिफिकेशन करो। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो इनके साथ मिले हुए थे। नहीं मिले हुए थे, मुझे बता दें। वो हर चीज आप जाके अभी देख लें जुनेद, आप अपने इलाके में नौजवानों का देख लें, वो हर 5वें 7वें दिन उनका वोट रोटेट होता है, एक हल्के से दूसरे हल्के में, दूसरे हल्के से तीसरे हल्के में। ये 2023 का, क्योंकि ये लोग इलेक्शन 2023 में करवाना चाह रहे हैं, ये अभी से रिगिंग कर रहे हैं ताकि किसी को पता ही ना हो, ना फिर किसी को मौका मिले कि भाई जाके अपनी वोट चेंज करवा सकें। नौजवानों की वोटों को ये इधर से उधर घुमा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि 80% नौजवान पीटीआई को वोट देगा और वही इनको बिठा के रख देगा। और आपके ख्याल में आमिर साहब कि भाई हम लोग फला भाई अपनी जायदादें बेचो, पाकिस्तान के इतने खैर ख्वाह कि मैं कपड़े बेचूंगा, कपड़े ना बेचो, जायदादें बेच के ले आओ। अब आपके ख्याल में आमिर साहब, क्या तमाम मसाइल का हल वाकई में फौरी इंतखाबात ही है? और जो इस्लाहात की बात की जा रही है, पीटीआई के बगैर किस तरह से मुमकिन होगा फिर आम इंतखाबात का इनेकाद? मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये हुकूमत है, जो कि जिस तरह से लाई गई है। तो मैं नहीं समझता कि तो पाकिस्तान की मईशत और हमारे हालात जो है फौरी इंतखाबात के मुतकाजी हैं, नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन हमें एक इंटर्म गवर्नमेंट फौरन लानी चाहिए जो गैर जानिबदार हो, जो पोलिटिकल जो तनाव कशीदगी है उसको डिफ्यूज कर सके। जरा से इन दोनों जो ग्रुप्स लड़ रहे हैं आपस में और लोगों में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, उसको दूर करे, कुछ रिफॉर्म्स की तरफ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे। इलेक्शन कमीशन पे सबको बहुत शिकायतें, कराची में भी एग्जैक्टली यही शिकायतें कि जी जिनके घर के कोने पे वोटिंग स्टेशन होता था उनको उठा के उन्होंने पता नहीं कितने मील दूर फेंक दिया है। तो इन चीजों को वो रिफॉर्म करे, मईशत को देखे, इलेक्शन को एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में हेल्प करे इलेक्शन कमीशन की, ताकि आप एक ऐसा वो कर सके ना कि साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएं। इन हालात में अगर इंतखाबात होते तो मुखातब बहुत मारामारी होगी। लेकिन उन चीजों को कौन करेगा? आमिर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि एक केयरटेकर गवर्नमेंट ही आ जाए, उसमें इतनी अहलियत होगी क्या? वो टेक्नोक्रेट्स की होगी, सियासी नुमाइंदों की होगी? मैं समझता हूँ कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए, मेरी जाती राय है। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए, फुली बैक्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस, वाकई न्यूट्रल हो और उसको दलिया भी सपोर्ट करे, बाकी इदारे भी सपोर्ट करें ताकि वो ये काम कर सके। और एक और बात बहुत जरूरी है कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस खत्म हो गया है उसको रीबूट किया जाए, ताकि ये लोग जो लोग हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ईमानदार लोग आ सके और जो बेईमान है उसको तो लड़ने ही ना दें। ठीक है, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। मेहमानों की तशरीफ का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।